नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आपके मेंस के पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। जीएसटी हमेशा ही चर्चा में रहता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन भी सकते हैं। मेंस का आपका जल्द ही 2-3 महीने बाद एग्जाम होंगे, जो भी बच्चे प्री क्लियर करेंगे। तो इसी सीरीज में आज जीएसटी हमारे लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी की 53rd काउंसिल की जो मीटिंग है वो हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं। जो टैक्स के दायरे में नहीं आते थे उनको लाने की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे थे जो एग्जम्पशंस थे, उन पर भी कुछ छूट और कुछ उन पर लागू किए गए हैं टैक्सेस। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि हमारा 28 जून से जो हमारा फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स एंड मेंस का, वो शुरू होने वाला है। ये एक हाइब्रिड बैच होगा। आप इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर और वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने का कारण ये है कि 53rd वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक हुई, और इस बैठक में जो हेड थी इनकी, जो इसको हेड किया गया है, वो किया है किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण ने इसको हेड किया है, क्योंकि ये क्या है? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री है। तो वही इसको हेड करता है, काउंसिल का जो मंत्री होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इस काउंसिल के बारे में, इस परिषद के बारे में। तो ये जो परिषद है आपकी, इसका अध्यक्ष तो वही होगा जैसे मैंने बताया हेड। ये परिषद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पूरी तरीके से, और ये आपके आर्टिकल 279A1 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो 279A1 के अंतर्गत आती है। अब इसमें किसने किसने भाग लिया? तो गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सहित के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय के एवं जो राज्य और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब इसमें आते हैं। यानी कि जो वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं वो सारे ही मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब अपनी राय देते हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिल करके फिर डिसाइड करते हैं कि हमें किन किन टैक्स स्लैब्स में चेंज करना है, किन किन टैक्स स्लैब्स को पहले के जैसा रखना है और क्या क्या उसमें चेंजमेंट करना है। बात करूं यदि मैं मीटिंग की, जो जीएसटी परिषद की मीटिंग है, तो इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि ये हर 2 महीने में होगी, 3 महीने में होगी, साल भर में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम जो आपकी मीटिंग हुई थी वो आपकी 7 अक्टूबर 2023 में आयोजित करी गई थी। तो ये जब भी उन्हें लगता है कि ज़रूरत है कुछ चेंजमेंट की, तब इस मीटिंग को बुलाया जा सकता है, तब ये मीटिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपर ऐसा नहीं है कि परिषद की मीटिंग 1 साल में होती है, 2 साल में या 3 साल में। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। अब जीएसटी परिषद ने कुछ जीएसटी में जो दरें थी उनके परिवर्तन पर बात करी। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों, बेसिकली इस बार जो उनका मेन फोकस था कि हमें क्या करना है, ट्रेड को बढ़ावा देना है, और ट्रेड के बढ़ावे को ध्यान में रख करके यहाँ पर जो भी चेंजमेंट किए गए हैं ट्रेड को बूस्ट करने के लिए किए गए हैं। यहाँ पर इनका मेन मोटो जो रहा है वो ये रहा है कि हमें ट्रेड को बढ़ाना है किसी भी तरह से। जीएसटी के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें भी की गई हैं। तो जीएसटी जो लोग फिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का अनुपालन कैसे किया जाए उसके लिए यहाँ पर प्रमुख सिफारिशें की गई हैं। जीएसटी की यहाँ पर इस तरीके से सिफारिशें आई हैं, टोटल आपको यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 2019 और 20 में जिन भी लोगों ने जीएसटी नहीं पे करी है, तो उनको बोला गया है कि आपके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगाया जा रहा है, जो भी आपके ऊपर एक तरीके से पेनल्टी इम्पोज करी जा रही है, पेनल्टी लगाई जा रही है, उस पेनल्टी को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो आपकी पेनल्टी लग रही है उस पेनल्टी को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर आप क्या करते हो कि 31/3/2025 तक अगर आप अपना पैसा दे देते हो, कब तक? 31/3/2025 तक आपका 2017-18, 18-19 और 19-20 का यदि जीएसटी बकाया है और आप उसको पे कर देते हो, कब तक? 31/3/2025 तक, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो आपका पैसा है आप उसी को आप बस पे कर दो एंड देन आप फ्री हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। जो डेडलाइन है किसकी, एक्सटेंडेड, जो आपकी जीएसटी की डेडलाइंस थी 2017-18, उनको एक्सटेंड करके अब क्या कर दिया गया है, 30/11/2021 तक कर दिया गया है। कि जिन लोगों ने पहले जो डेडलाइन दी गई थी जीएसटी की, तो अब उसको बढ़ा दिया गया है कि अब यहाँ तक आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हो, एक्सटेंडेड कर दिया गया है इसको। आगे बात करते हैं, जीएसटी परिषद ने
2017-18 जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि आप इनकी जीएसटी जिन्होंने नहीं दिया है वो अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी रिमांड नोटिस, धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने, जानबूझ करके जो नहीं दे रहे हैं, गलत बयानबाजी इत्यादि से जुड़े जो भी मामले हैं, ये सारे मामलों को खत्म कर दिया जाएगा यदि आप अपनी बशर्ते आपको समस्त भुगतान 31/3/2025 तक करना है। अब यहाँ पर ये जो बात कही गई है धोखाधड़ी, जानकारी छिपाना, जानबूझ करके गलत बयानबाजी करना है, तो इसके तहत यहाँ पर क्या होता है कि जीएसटी अपील ही एक न्यायाधिकरण है, ठीक है, कि जिन लोगों को लगता है कि मेरा जीएसटी इतना नहीं है, मुझे इतना पे नहीं करना है और वो जीएसटी काउंसिल से बहस करते हैं, पैसा नहीं उनको देना होता है, तो उसके लिए यदि आपको जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण में जाना है तो उसके लिए अब यहाँ पर लिमिट डिसाइड कर दी गई है। पहले कोई लिमिट नहीं थी, आप जा सकते थे डायरेक्ट केस ठोक सकते थे, जाकर के केस जो है दर्ज करवा सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया है कि क्योंकि इससे रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड जो केस थे वो बढ़ते जा रहे थे और इसका बर्डन आप देखोगे कि गवर्नमेंट पर पड़ रहा था, बर्डन न्यायालयों पर ज़्यादा पड़ रहा था, इसीलिए इसको रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट करके यहाँ पर बोला गया कि यदि 20 लाख रुपए तक का आपका कोई भी जीएसटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई केस है, तो आप जाएंगे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में, लेकिन उसके लिए लिमिट रखी गई है, जब तक 20 लाख नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं जा सकते हो। अगर 20 लाख से ऊपर का रुपया है आपके पास कि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपका कोई भी मामला है जीएसटी से रिलेटेड, तो आप उच्च न्यायालय में जाकर के दायर कर सकते हैं मुकदमा। यदि 1 करोड़ से 2 करोड़ या उसके ऊपर के जितने भी मामले होंगे वो सभी आप सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हो जाकर के जीएसटी से संबंधित। तो यहाँ पर इस चीज में रेगुलेशन किया गया है, इसको रेगुलेट किया गया है, इससे न्यायालय का भार जो होगा एक तरीके से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बदलाव किया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। आगे देख लेते हैं। जीएसटी के तहत अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक अग्रिम जमा राशि को यहाँ पर कम किया गया है और सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में भी संशोधन को शामिल किया गया है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से अधिकृत परिचालन में जो सेज इकाई और डेवलपर द्वारा सेज में आयात पर देय थी उस क्षतिपूर्ति उपकरण में छूट देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है जो मैं बात कर रही थी आपके ट्रेड की। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस बेसिकली किए गए हैं यहाँ पर। तो 12% जीएसटी की सिफारिश की गई है किसमें, जितने भी आपके दूध के डिब्बे आते हैं, दूध के बॉक्सेस आप देखते हो कंटेनर्स होते हैं, जैसे दूध मिल्क कैन हो गया आपका, तो कैन कई टाइप से बनते हैं। कैन आपके हो सकते हैं लोहे से बने हो, कैन आपका स्टील से बना हुआ हो सकता है, कैन आपका एल्युमिनियम से बना हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती थी जीएसटी इंपोज करने में कि लोहे से बना है तो कितनी जीएसटी लगनी चाहिए, यदि एल्युमिनियम से बना है तो कितनी जीएसटी लगनी चाहिए, यदि वह आपका स्टील से बना है तो कितनी जीएसटी लगनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इसको एक ही लाइन में सबको शामिल कर दिया गया है। जितने भी मिल्क कैन हैं वो किसी से भी बने हो, लोहे से, स्टील से या एल्युमिनियम से, सब पर 12% की जीएसटी लगेगी, चाहे वो किसी से भी बने हो, ठीक। पेपर बोर्ड, नालीदार कागज, दोनों जो कार्टन होते हैं, कार्टन आपको पता है ना जिसमें हम सामान भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टन में भी आपको 12% की जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अब वो कैसे भी कार्टन हो, गैर नालीदार हो, कागज, पेपर बोर्ड, कार्ड किसी से भी बने हो, वो आपकी यदि कार्टन है इस तरीके से सामान भरने वाले, तो उसमें 12% का आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बॉक्स और जो केसेस होते हैं, रखने वाले, सामान रखने वाले जो होते हैं, कर्टन बॉक्स, केस, ठीक है, उन पर यहाँ पर 12% की जीएसटी रखी जा रही है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो कार्टन पर जीएसटी थी पहले 18% थी, अब कम करके यहाँ पर 12% कर दी गई है। तो यहाँ पर जो जीएसटी है उसकी दरों में कमी लाई गई है। अब जो आपके सौर कुकर हैं, जो कुकर्स हैं, पहले उन पर जीएसटी का नहीं समझ में आ रहा था कि कितनी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो इसको लेकर के प्रॉब्लम्स होती रहती थी। तो अब सौर कुकर चाहे वो एकल हो या दोहरे ऊर्जा स्रोत हो, सब पर आपकी 12% की जीएसटी लगाई जाएगी। फिर फायर वाटर स्प्रिंकल, जो फायर वाटर स्प्रिंकल्स होते हैं, जो पानी स्प्रिंग करते हैं जितने भी फायर के टाइम में, उन पर भी अब 12% की जीएसटी लगेगी, ठीक है। इसमें भी अब 12% की जीएसटी आपकी इम्पोज कर दी गई है। तो ये सिफारिश की गई है कि इन सब पर अब 12% की जीएसटी लगाई जाएगी, जिसमें से कम किस पर करी गई है, आपके जो कर्टन्स हैं, जो केसेस हैं, इन पर कम करी गई है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है कि आप देखोगे कि जो रेलवे वाला जितना भी था, क्योंकि एग्जम्पशंस होते हैं ना कुछ जीएसटी में, एग्जम्पशन का मतलब ये होता है जिन पर सरकार जीएसटी नहीं लगाती है, जिसको सरकार ये सोचती है कि हमारे विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे डिफेंस में आप देखोगे जीएसटी नहीं लगता है, रिसर्च से संबंधित जो भी सामान होता है, जो भी सामान इम्पोर्ट होता है, उसमें जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। और ये डिफेंस, रिसर्च, इंपोर्ट, ये जो सामान जितने भी जीएसटी वाले थे, इनको वापस से एग्जम्पशन की इनकी लिमिट बढ़ा दी गई है 30 जून 2029 तक।
30 जून 2029 तक जो डिफेंस के लिए यदि कोई विकास के लिए सामान आ रहा है, रिसर्च के लिए कोई सामान आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई सामान है, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। इसमें एक चीज़ को और ऐड कर दिया गया है, वो है हमारा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आप देखोगे जो टिकट्स होती थी, प्लेटफॉर्म टिकट्स होती थी, क्लॉक रूम टिकट्स होती थी, ठीक है, इन पर आपकी जीएसटी जो है उसको कम किया जा रहा है। इस टिकट में जो जीएसटी लग रही थी उसको कम किया जा रहा है। इससे प्राइस क्या होंगे, आप देखोगे रेल टिकट्स के प्राइस कम हो जाएंगे। तो इसमें भारतीय रेलवे में ये जो कुछ सेवाएं हैं और रेलवे के भीतर जो आपको कुछ सेवाएं दी जा रही थी उन पर छूट देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ छात्रों और जो कामकाजी लोग हैं जो बाहर रह करके कार्य कर रहे हैं और वो पीजी और हॉस्टल्स में रहते थे, ठीक है, तो जो छात्र यहाँ पर बोला गया है कि 20,000 रुपये, कितना, 20,000 रुपये यदि वो अपना रेंट पे कर रहे हैं 90 दिन यानी कि 3 मंथ्स तक, ठीक है, तो उन पर कोई भी आपको जीएसटी नहीं लगेगी। पहले ऐसा था, यदि आप वैसे देखा जाए तो 20,000 के टैक्स स्लैब में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपका मंथली 20,000 आप पे कर रहे हो और देन आपकी जो राशि खर्च और पूरा जमा अगर जोड़ा जाए तो वो आप उस स्लैब में आ जाओगे। बट यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी पीजी हैं, हॉस्टल रूम में रह रहे हैं और वो 20,000 रुपये किराया दे रहे हैं, मिनिमम 3 महीने तक रह रहे हैं, तो उन पर कोई भी जीएसटी या इस तरीके का चार्ज इम्पोज नहीं किया जाएगा। और ये चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकरण आवेदनों के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रणाली शुरू की जाएगी और जितने भी जीएसटी नंबर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप क्या करो, अपना बायोमेट्रिक आधार के साथ आप उसको लिंक करवाओ, ठीक है, क्योंकि इससे धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब जितने भी जिन लोगों के जीएसटी नंबर्स हैं उन लोगों का अब बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, आधार के थ्रू वो लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार लिंक बायोमेट्रिक यहाँ पर होगा जीएसटी के लिए, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा पारदर्शिता आ सके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये आपका 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन था। ये विधेयक पारित होने के बाद लागू हो गया था। इसके बाद 15 से अधिक राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति की सहमति दर्ज हुई और यह परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A1 के तहत स्थापित किया गया था, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होगा, केंद्रीय राज्य मंत्री ये वित्त से संबंधित है। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीएसटी परिषद में ये जो संशोधन किए गए तो क्या ये राज्य के लिए मानना मैंडेटरी होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। केंद्र ने यहाँ पर कोई चेंजमेंट किए हैं, राज्य के लिए मानना मैंडेटरी नहीं है। रीजन इसका मैं बताती हूँ। देखिए, वैसे जो भी निर्णय लिया जाता है वो आपका सेंट्रल पर प्लस स्टेट मिल करके लेता है, तो जो भी निर्णय लेता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% आप मानो कि स्टेट इस रीजन को मानता ही है, इस संशोधन को मानेगा ही मानेगा। बात करें किसकी कितनी पावर होती है, सेंटर के पास ना 1/3 यहाँ पर जो वोट क्षमता है वो रहती है और स्टेट के पास 2/3 रहती है, ठीक है, ये 2/3 है, इतनी क्षमता रहती है। अब किसी भी सिफारिश को यदि मनवाना है तो उसके लिए 50% जो वोट्स हैं यानी 3/4 के समथिंग जो वोट्स हैं वो होने चाहिए सिफारिश को लेकर के। तो यहाँ पर इसीलिए जब भी केंद्र व राज्य अपनी किसी भी सिफारिश को लेकर के आते हैं यहाँ पर या बात करते हैं तो ऑफकोर्स 50% से ऊपर वोट चाहिए, लगभग 75% वोट होने चाहिए दोनों के मिला करके, ताकि उस सिफारिश को लागू करवा दिया जाए। तो अब ना ही केंद्र के पास इतनी पावर है ना ही सेंटर के पास इसमें पावर है इतनी ज्यादा, तो दोनों को मिल करके काम करना पड़ता है, क्योंकि 1/3 वोट से वो कितना ही पास करवा पाएंगे या 2/3 वोट से ये क्या कार्य कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बैलेंस बनाया गया है ताकि दोनों मिल करके अपने कार्यों को कर सके और वोटिंग कर सके और उस चीज को लागू किया जा सके। तो दोनों लोग मिल करके इस प्रकार से कार्य करते हैं। जो मीटिंग इसकी आयोजित की जाती है, जो जीएसटी परिषद में जो लोग हैं, जब तक उसमें 50% लोग लागू मतलब अग्री नहीं करते हैं कि मीटिंग में हमें आना है या मीटिंग होनी चाहिए, तब तक मीटिंग नहीं होगी। तो 50% लोग अग्री होने चाहिए सबसे पहले मीटिंग करवाने के लिए, फिर उसके बाद मीटिंग जो सिफारिशें होती हैं उसमें वोट दिलाए जाते हैं और वोट में 75% से ज़्यादा वोट होने चाहिए किसी एक सिफारिश को लेकर के, तब जा करके वो सिफारिश आपकी केंद्र और राज्य दोनों में ही लागू हो जाती है और दोनों लोग ही उसको मानते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आ जाते हैं कार्य क्या होता है। तो यह अनुच्छेद
279 के तहत जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देती है। सिफारिश देती है, ये मैंने स्टार्टिंग बताया था, सिफारिशें देती है, मानना ना मानना उनका काम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों मिलकर के इस पर निर्णय लेते हैं, तो राज्य इन चीजों को मानता ही मानता है। ठीक है, यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब का भी निर्णय लेते हैं, जैसे कि कितनी दर जो स्लैब्स हैं वो होनी चाहिए, कि 18 से 28% बहुत बारी चीज़ों में की गई, 12 से 18% की गई, 5% से बढ़ा करके 12% कर दी गई है। तो यहाँ पर इमेज आपकी क्लियर नहीं है, मे बी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इसमें। आगे बात कर लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी के बारे में बात करें तो यह वस्तु एवं सेवा कर को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक माना जाता है और इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें शामिल अप्रत्यक्ष कर उत्पादन शुल्क हो गया, मूल्यवर्धित कर वैट हो गया आपका, सेवा कर और विलासिता कर भी इसमें होता है, लग्जूरियस कर जिसकी बात की जा रही है। यह कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है जो अंतिम आपका उपभोक्ता पर भारित होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी हमारा मनाया जाएगा। अंत में आप सभी के लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है, उत्तर जरूर देना इसका कि निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है, राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। आप देखोगे कि अभी क्या है, जो आपका पेट्रोल वगैरह है इसको भी जीएसटी की स्लैब में शामिल करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं आज आगे इसको लेकर के क्या निर्णय आता है। आप सभी की क्या राय है जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।